मैं इनको ये कह रहा हूँ, चंद्रचूड़ साहब अगर जज ना होते, इनको चपड़ासी की नौकरी ना मिलती कहीं, जितनी इनकी समझ है कि आस्था के आधार पे हम लोग फैसला कर रहे हैं, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी दे देते हैं। और अगर कोई उनका हक ही नहीं था तो 5 एकड़ ज़मीन क्यों दे रहे हैं? मतलब ये तो बांट रहे हैं, हम तो मालिक हैं भाई, 5 एकड़ जगह दे देंगे, क्यों दी? तो जजमेंट ये थी कि एक तो जो बाबरी मस्जिद का पक्ष था, उन्होंने केस ठीक से नहीं लिखा, पढ़ा, लड़ा, जानबूझ के हारने के लिए केस लड़ा। ये जजमेंट के अंदर ही साफ साफ लिखा हुआ नज़र आ जाएगा जो लोग ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा ये कि बावजूद इसके कि केस ठीक से भी नहीं लड़ा गया, फिर भी हिंदू पक्ष कोई भी सबूत नहीं दे पाया कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद वहाँ बनाई गई थी, लेकिन फिर भी दे दो इन्हें। ये जजमेंट का लब्बुलवाब है। अब ये जजमेंट किस जज की है? बहुत ही विचित्र केस है ये। अगर 5 जज होते हैं ना तो अलग अलग तरह की जजमेंट होती है पांचों की। मतलब 5 लोग बैठे हैं तो कॉमा, फुल स्टॉप, एक एक शब्द एक जैसा थोड़ी लिखेंगे कि लिखेंगे। ऐसा कोई साइंस आ गया कभी? इतना तो युग पुरुष या जिसको कहा जाए जो नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति तो एक ही है। तो ये पांचों के पांचों नॉन बायोलॉजिकल बन गए थे क्या? कि एक एक लफ्ज़ सब कुछ सेम हो गया और आज तक पता ही नहीं लिखा कि लिखना किसने। जब तक पता नहीं लगा, जब तक कि चंद्रचूड़ साहब ने जाके महाराष्ट्र में अपने गृह जहाँ पे वो पैदा हुए वहाँ पे एक भाषण दिया चीफ जस्टिस रहते हुए। वहाँ उन्होंने राज खोला कि ये जजमेंट किसी जज ने नहीं लिखी थी। मैं बैठा था जो मूर्ति है उसके सामने, भगवान के सामने अपने, और वहाँ से मुझे जजमेंट का निर्देश मिला और वो जजमेंट है। तो चंद्रचूड़ साहब ने खुद माना है उन्होंने जजमेंट नहीं लिखी। और इसकी बुनियाद पे मैंने एक सिविल सूट भी डाल रखा है कि जो बाबरी मस्जिद की जजमेंट है वो बाहर की किसी ताकत की लिखी हुई है, जजों ने नहीं लिखी है संविधान के अनुरूप। ये केस पेंडिंग है अभी भी पटियाला हाउस में। तो मैंने ये केस डाला था, इसलिए इसको जो है निरस्त किया जाए जजमेंट को, क्योंकि ये जजों ने लिखी नहीं है। जो गोगोई साहब की किताब है उसमें फ़ोटोग्राफ है। ये जजमेंट लिखने के बाद पार्टी तो भले ही जजों ने की हो और बहुत सारी विचित्र प्रकार की चीज़ों का मतलब प्रयोग किया हो, जैसे नज़ीर साहब गवर्नर बन गए, राज्यसभा मिल गई गोगोई साहब को, चंद्रचूड़ साहब तो है ही महान, उनको घर भी मिला हुआ है और एक और घर मिल गया, गाड़ियों के नंबर भी मिल गए, सब मिल गया, तो वो तो महान है ही। तो अब मज़ेदारी वाली बात यह है कि चंद्रचूड़ साहब ना सिर्फ महान हैं बल्कि वो दिखाते भी हैं आगे बढ़ के कि मैं महान हूँ, इंटरव्यू दे के। अब इंटरव्यू में अगर खुद जजमेंट लिखी होती तो याद होती कि लिखी क्या है, लिखी तो किसी और नहीं थी, तो उन्हें पता भी नहीं था क्या लिखा है, और इसीलिए उन्होंने इंटरव्यू दे के अपनी ही जो एक प्रकार से जो चोरी कही जा सकती है उसको पकड़वा दिया खुद ही। वो तो आप कह रहे हैं कि तथ्य थे हमारे पास में, देखिए जजमेंट कह रहा तथ्य कोई मिला नहीं, वहाँ राम मंदिर था। तो यही तो कह रहा हूँ ना, जजमेंट में नहीं था ना, और जजमेंट उन्होंने लिखी नहीं है, तथ्य तो उनके पास थे जो उनको शायद सील्ड कवर में किसी ने दिए होंगे। एक नई चीज़ भी तो चल रही है ना आजकल, सील्ड कवर वाली। जजमेंट में तो लिखी नहीं है ना वो चीज़ें कहीं, इसीलिए तो पकड़े गए रंगे हाथों। अब बोलने की और जो शौक होता है ना बहुत लोगों को अपने आप को बड़ा दिखाने का, तो चंद्रचूड़ साहब उसमें से एक हैं। तो न्यायपालिका की साख में गिर रही है सर ऐसे तो। चंद्रचूड़ साहब जिस जगह के सबसे बड़े जज रहे हों उसकी साख कैसी अच्छी या बुरी होगी। इस देश में 2 प्रकार के, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ ना, 2 प्रकार के जजेस या 2 प्रकार की कैटेगरीज हैं जजों की। एक है चंद्रचूड़ साहब और उनका ग्रुप, एक है जज लोया साहब और उनके जैसे लोग। तो चंद्रचूड़ साहब, जज लोया साहब के एकदम विपरीत प्रकार के जजेस की एक पूरी ग्रुप है बड़ी सी, जिसमें यशवंत वर्मा साहब भी एक बड़े मुखर उनके मेंबर हैं उस ग्रुप के। तो आपको यशवंत वर्मा साहब का तो पता ही है, सरकार ने पूरी ताकत लगा के उनको बचाने का काम कर रखा है। जबकि कितना प्रकार से वो, अब तो हम ये कह ही सकते ना, पहले तो नहीं कह सकते थे, रंगे हाथों ही पकड़े गए ना वो, क्योंकि वो तो आज तक FIR नहीं करा रहे हैं कोई भी। मेरे घर में अगर कोई बाहर के नोट पकड़े जाएं तो सबसे पहले तो मैं ही FIR कराऊंगा। अगर मैं नहीं कराऊंगा तो मेरे ही पैसे हैं और मैं ही चोर हूँ। तो यशवंत वर्मा साहब ने तो ये साबित कर दिया। चंद्रचूड़ साहब का पूरा ग्रुप लग के सामने आके उनकी मदद कर रहा है। जो व्यक्ति उनकी मदद करने में लगा हुआ है वो चंद्रचूड़ साहब की लॉबी में आता है, और जो व्यक्ति उनके खिलाफ है वो जज लोया की कैटेगरी में आता है। सीधी बात है आजकल। सर ये जो बाबरी मस्जिद में जो फैसला आया 5 जजों की जो बेंच थी, उस बेंच में तो चंद्रचूड़ साहब भी थे, तो क्या ये जूनियर जज थे ना उसमें? तो ये तो क्या पता, इन्हें नहीं पता चला हो क्या लिखा जा रहा है फैसले में? नहीं, उसमें तो सारे ही जज जूनियर थे ना। गोगोई साहब तो सीनियर थे ना। देखिए लिखी कहीं और से गई है,
सभी जूनियर जज थे, पांचों के पांचों, पता ही नहीं लगा ना आज तक किसने लिखी है। चंद्रचूड़ साहब तक जब तक ना बताएं कि ये जजमेंट मैंने नहीं, अब तो उन्होंने बता दिया ना चंद्रचूड़ साहब ने, देखने के लिए तो उनके नाम से चढ़ी है मगर आई कहीं और से थी। लेकिन सर कहीं कुछ भी हो, लेकिन जजमेंट तो पढ़ते होंगे ना नहीं, जज जो जज होंगे वो पढ़ेंगे ना, जो पढ़े लिखे होंगे वो पढ़ेंगे। अब चंद्रचूड़ साहब को ही आप पढ़ा लिखा मानते हो तो इसका तो मैं कुछ नहीं सर, आप एडवोकेट हैं, कानून मैं तो के नहीं, जानकार हैं, मैं तो क्या कोर्ट में ऐसा होता है कि जज पढ़ नहीं पाते, समय नहीं मिलता, या ये क्या मामला क्या हो गया? पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल तो ये परंपरा चल रही है। देखिए कि जज ने अपना जजमेंट नहीं पढ़ा, मीडिया में जाकर कुछ भी बोल रहा है। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है भाई साहब, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको क्या बताऊं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हम न्यायिक व्यवस्था का विश्वास जनता का उठ ही ना जाए पूरा, नहीं बता पाते। एक इशारा करके बताना चाहता हूं मैं कुछ चीज़ें। अभी लॉ रिसर्चर्स रख लिए सबने, जो एक एक दो दो साल के वकील होते हैं, या लॉ रिसर्चर्स सब हाई कोर्ट के जजेस के पास हैं कम से कम, और सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि जजमेंट में किस प्रकार की रिसर्च करनी है। कोई जज अगर रिसर्चर को बताता है, इसका मतलब अपनी वो किस तरफ का क्या उसके दिमाग में चल रहा है वो उसको बताता है ना। 2 साल के बच्चे को, जो कानून के हिसाब से अभी 2 साल ही हुए से 1 साल हुआ है, अपना माइंड दिया ना, उसे दिया ना। इस प्रकार की जजमेंट्स आ रही हैं, और इस प्रकार की जो लंबी लंबी हैफ्टी जजमेंट्स आती हैं ना, वो आप सोच लो कैसे आती है। लॉ रिसर्चर्स बेचारे मेहनत कर रहे होते हैं, नाम किसी और का हो रहा होता है। ऐसा इंप्रेशन पूरे बार में साफ तौर पे है। लॉ रिसर्चर्स को 80-80 हज़ार रुपये दिए जाते हैं 1 महीने के, आप समझ लो अब। और उनसे दिन रात काम कराया जाता है। जब काम इतनी ज़्यादा वो कर रहे हैं लॉ रिसर्चर्स, तो जजेस क्या करते होंगे, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। इसीलिए ये इस प्रकार की जो सबूत जो पब्लिक डोमेन में आते हैं ना, कि जजमेंट के बारे में जज को ही नहीं पता खुद, वो उसका शायद वजह ये लॉ रिसर्चर्स भी हो सकते हैं। लेकिन इस केस में तो लॉ रिसर्चर्स नहीं थे ना, इस केस में तो कोई बाहर की ताकत थी। चंद्रचूड़ साहब ने खुद बताया, मैंने केस डाल रखा है ना उसको साबित करने के लिए। आपको नहीं लगता हंसी के पात्र बनते चले जा रहे? नहीं, इनको क्या शर्म आती है क्या, ऐसी हरकतें करेंगे जजों के पद पे बैठ के? इनको हंसी लो, इनके तो मज़े आ रहे हैं। देश में मलाई और मलाई खा रहे हैं, बढ़िया सूट पहन के BBC में इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं। कौन पूछेगा अगर इनमें जज ना होते तो? पत्रकार मैं इनको ये कह रहा हूँ, चंद्रचूड़ साहब अगर जज ना होते, इनको चपड़ासी की नौकरी ना मिलती कहीं, जितनी इनकी समझ है, मैं ये बता सकता हूँ। ये तो CJI रहे हैं, जज हैं। अब CJI हैं तो इनके पिताजी भी CJI थे, और इनके सुपुत्र भी जज बनेंगे। अब पूरी ताकत लगाई इन्होंने। मैं मुंबई गया था, तो वहाँ के बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस ने मुझे बताया कि भाई यहाँ पे तो चंद्रचूड़ साहब के बेटे प्रैक्टिस करते हैं, और चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस जब थे, तो आप समझ लो अब इनका बेटा भी चीफ जस्टिस बनेगा अगर बन जाता है अभी जज तो। लेकिन मेरिट्स हैं उसके पास, ये ना है, इसका सीधा जवाब ना है, बिल्कुल मेरिट्स नहीं।